शुरू करेंगे बेटा इनकम टैक्स। हमारे पास कोर्स में दो टैक्सेस हैं जो कवर करने हैं, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। अब तो बहुत आसान हो गया है ना। दूसरा हमारे पास कौन सा है? जीएसटी। इसके बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्या है, ये बात की बात रहेगी, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जितना आसान इनकम टैक्स उससे आसान जीएसटी। अभी आप लोग जरा मुझे ये बताओ, इनकम टैक्स के बारे में आप लोगों ने कभी कुछ सुना है, कुछ पता है? सीपीटी में कुछ नहीं सुना? सीए फाउंडेशन में क्या सुना बेटा? जो हमारी इनकम पर टैक्स लग जाए उसे इनकम टैक्स कहते हैं, ऐसे ही सुना है। होता भी यही है, टैक्स ऑन इनकम, सिंपल। जैसे हमारे अकाउंट्स में बैलेंस शीट होती है ना बेटा, ये तो आपने बहुत बनाई होंगी। क्या होती है बैलेंस शीट? शीट ऑफ बैलेंसेस, है ना। क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, जिनका जो बैलेंस है कब का? 31 मार्च का, वो क्या हो गया? शीट ऑफ बैलेंसेस। उससे ज्यादा मेरा दायरा ही नहीं है बताने का, तो मैं क्या चर्चा करूं। तो इनकम टैक्स क्या है? टैक्स ऑन इनकम। आसान है। अब अच्छा, अभी सर हमारा जो पेपर आता है आपने ये तो बताया नहीं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का, फलाना फलाना सब डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत कर लेते हैं ना, वो लेक्चर बेकार करने वाली बात है। बीच में सारा समझा दूंगा कैसे पेपर आएगा। टैक्स ऑन इनकम, है ना। अब ये इनकम आएगी कहां से, या इनकम कौन सी होती है, कैसे, किसे इनकम कहते हैं, किसे कहते हैं इनकम। अभी जैसे आप लोग घर से आते हो, अपने मम्मी पापा से पैसे लेके आते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे। अच्छा, गोलगप्पे मैं ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो क्या वो आपकी इनकम है? आप लोगों की इनकम, आपने पैसा कमाया, पापा से पैसा ले लिया जी, हमारी वो इनकम हो गई? नहीं, वो इनकम नहीं है। तो क्या उस इनकम पर टैक्स लगेगा? उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, वो इनकम ही नहीं है। यानी टैक्स लगाने से पहले जो हमारे को पैसा मिला है वो मेरी इनकम की कैटेगरी में आता है, तो हम टैक्स लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसा देता है, मजे करो, तुम पार्टी करो, है ना, शॉपिंग करो, क्या वो पैसा वाइफ की इनकम है? देखो, ये आप अपने दिमाग से बोलना, मन कह रहा होगा नहीं है, है ना। और सही बात है, मन गलत थोड़ी ना होता है। वो कहां से इनकम है? कहीं भी इनकम नहीं है। तो क्या उस पैसे पर टैक्स लगेगा? नहीं, उस पैसे पर भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें लगाना है टैक्स ऑन इनकम। तो ना तो हस्बैंड ने जो वाइफ को पैसे दिए उस पर टैक्स लगा, ना ही आप बच्चों ने अपने फादर से लिया उस पर टैक्स लगा, तो ये इनकम नहीं है। तो फिर इनकम कहेंगे किसे? इनकम आएगी कहां से? क्या है इनकम, है ना। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग अपनी फीस पे करोगे, वो फीस मुझे मिलेगी, क्या वो मेरी इनकम है या नहीं है? वो मेरी इनकम है। तो क्या मुझे उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब क्या आपने यहां फीस एग्जाम्पल आज दी और जाते हुए अमित सर ने वो मेरे को दे दिया पैसा, तो क्या घर जाने से पहले मैं उस पैसे पे टैक्स इनकम टैक्स में जमा करके जाऊं? ऐसे थोड़ी होगा। फिर तो ऐसा होगा कि आज इस बच्चे ने दी, कल इस बच्चे ने दी, परसों उस बच्चे ने दी, फिर तो मैं रोज सबसे पहले यहां से जाने से पहले डिपार्टमेंट जाऊंगा, वहां टैक्स दूंगा, तब घर जाऊंगा, है ना।
या मेरे को और कहीं से इनकम होगी, वो पैसा लूंगा, टैक्स दूंगा, बस मैं तो रोज डिपार्टमेंट ही जाता रहूंगा। तो यानी एक समय सीमा भी होगी जिस समय मेरे को उस इनकम पर टैक्स पे करना होगा। पहली चीज क्या, इनकम चाहिए टैक्स जमा कराने के लिए, और एक समय चाहिए जिस समय के अंदर मुझे उस पर टैक्स डिपॉजिट कराना है। समझ में आ गया? तो फिर वही दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, टैक्स ऑन इनकम। ठीक, अब देखो नीचे जब हम लोग आते हैं, जानवर होते हैं ना, आते हो आप देखते होगे डॉग्स वगैरह एक्सेट्रा, तो अब बेचारे ये पैसा कमाते हैं कहीं से, ये तो पैसा नहीं कमाते, तो क्या इनसे टैक्स ले लें? यहां खड़े होके बुलाना शुरू करें, इधर इधर टैक्स दे क्या, गाय से, इनसे ऐसे कहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा सर, गाय की बात आपने गलत कह दी। गाय दूध देती है या नहीं? तो पैसा कमाती है या नहीं कमाती है दूध देती है? हाँ, अब देखो इसी पे हम लोग अपना टाइम लगा देंगे। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे को चीज मिल गई है, तो इस पे तो चर्चा करनी बनेगी, है ना? तो अच्छा, उसके ओनर को मिलता है। अच्छा, अगर मान लो हाइपोथेटिकली कि अगर गाय को पैसा मिले तो क्या गाय टैक्स देगी? बेटा बात तो आप सही कह रहे हो, है ना, लेकिन इंसान से बड़ा जानवर कौन है ना? सच है, गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कही आपने ये बात। हम लोग उसी दूध को पी जाते हैं, होता उसके बच्चों के लिए, लेकिन क्या करें, है ना? हम भी तो गौ माता के बच्चे हैं बेटा, कहते नहीं गाय हमारी माता है। चलो कोई बात नहीं। तो मुद्दे की बात क्या थी? टैक्स ऑन इनकम, यानी हमें कोई ऐसे व्यक्ति तो चाहिए जिनसे हम लोग टैक्स लें। टैक्स लेने वाले व्यक्ति भी तो चाहिए, वरना किससे टैक्स मांगे सरकार? जानवरों से थोड़ी ना जाएंगे मांगने के लिए। तो आज हमने 3 बातें देखनी है। पहले, किस को टैक्स डिपॉजिट कराना है, यानी कौन वो व्यक्ति है जो टैक्स डिपॉजिट कराएगा, और किस समय में कराएगा, कितने समय में कराएगा, मतलब, ठीक है ना? और इनकम किसे कहेंगे, इनकम कहां कहां से आएगी। आपको बात समझ में आ रही है? 3 बातें आज लर्न करेंगे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स में, यानी टैक्स ऑन इनकम, तो पहले तो ये बेटा कि इनकम आएगी कहां से, हम लोग कहां कहां से पैसा कमाएंगे। आप बता सकते हो कहां कहां से कमा सकते हैं हम लोग? सैलरी, सही बात है, हम लोग सैलरी से कमा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी सैलरी का मतलब हम लोग कहीं जॉब करने जाएंगे, जहां भी जॉब करेंगे वो व्यक्ति हमें कुछ पैसा देगा। जैसे आप बच्चे सीए बन जाएंगे कुछ समय बाद, 4 साल बाद मान लेते हैं, सुन के मन में एकदम से अच्छी फीलिंग आ गई होगी ना, हाँ कब आएगा वो दिन, है ना? आएगा, बहुत जल्दी आएगा, 4 साल। तो 4 साल बाद आप सीए बन जाएंगे, आप लोग जॉब करने किसी कंपनी में जाएंगे या कहीं भी जॉब करेंगे, तो जहां आप जॉब करेंगे वो व्यक्ति आपको सैलरी देगा। क्या वो आपकी इनकम है? है ना? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना कि वो इनकम क्यों है, इनकम है, वो आपने पैसा कमाया। तो यानी हमारे को एक इनकम होगी, वो कहां से होगी? सैलरी। सैलरी से इनकम होगी, यानी आपको जो पैसा देगा वो कौन होगा बेटा? एम्प्लॉयर। और जिसको पैसा देगा वो कौन होगा? यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन होना जरूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन होना जरूरी है, तभी तो हमारे को सैलरी मिलेगी। ठीक है? अभी आप लोगों के यहां, बच्चों के यहां मेड आती होगी घर में काम करने के लिए, साफ सफाई वगैरह, खाना बनाने के लिए,
तो आपके पेरेंट्स उसको पैसा देते होंगे, तो जो उसको पैसा दिया जाता है क्या वो उसकी इनकम है या नहीं है मेड की? तो वो उसकी सैलरी है या नहीं है? वो आपके यहां काम करती है तो वो उसकी सैलरी है। अब देखो, आप अगर ध्यान से सोचो, आप लोग जो जॉब करने जाओगे तो आप तो फुल टाइम जॉब करोगे ना, 10 to 5 या जो भी आपके वर्किंग आवर्स होंगे उस समय आप जॉब करोगे। लेकिन जो मेड आती है तो क्या आपके यहाँ वो पूरे दिन के लिए आती है? आंसर है हां भी और ना भी। कुछ लोग फुल टाइम मेड रखते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम मेड रखते हैं। तो हमारे को क्या इस बात से मतलब है कि आप फुल टाइम एम्प्लॉई हैं या पार्ट टाइम एम्प्लॉई हैं? इस बात से मुझे मतलब नहीं है। आप वहां काम करते हो, भले ही आप पार्ट टाइम हो, लेकिन एम्प्लॉय तो हो या नहीं हो। तो अगर आप जॉब करते हैं, आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, और इस रिलेशन की वजह से जो भी पैसा आपको मिलेगा उसे आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? सैलरी। ये रिलेशन आपका पार्ट टाइम एम्प्लॉय का भी हो सकता है और फुल टाइम भी हो सकता है, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एक पैसा कहां से कमाना है? सैलरी। इस पैसे को कमाने के लिए क्या नियम है इनकम टैक्स में? यह बात लिखी है सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक। 3 सेक्शन है छोटे से, 15, 16, 17। बस 3 सेक्शन में कैसे इस पैसे पर कैसे टैक्स लगाएंगे वो बात लिखी है। इसको 3 सेक्शंस को समझाने के लिए मुझे लगता है कि हमारे को 12 लेक्चर्स लगेंगे, है ना, मानते हुए कि एक लेक्चर 2 घंटे का है, तो इतना हमारे को टाइम लग जाएगा। चलो, पैसा कहां से कमा लिया हमने? सैलरी। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसका प्रॉपर नाम जो है वो क्या है? इनकम अंडर द हेड, U/H। इसे हम क्या बोलते हैं? अंडर द हेड, U/H, अंडर द हेड। बताऊंगा ये क्या होता है हेड। अभी सिर्फ ये कि इनकम अंडर द हेड सैलरी। आ गई हमारे को सैलरी, ये हमारी एक इनकम हो गई। और इसके अलावा आप बता सकते हो बेटा कहां से पैसा आ सकता है? हाँ देखो, ये जिसने भी कैपिटल गेन बोला ये पक्का कहीं आपने पढ़ा या सुना या कुछ ऐसा है, क्योंकि ये आम आदमी कैपिटल गेन नहीं बोलेगा, है ना। तो ये, और दूसरा आप क्या बोल रहे थे बेटा? सेल ऑफ गुड्स। सही बात है। रेंटल इनकम, प्रोफेशनल फीस। हाँ बस एक मिनट रुक जाओ, पहले इन सबको एडजस्ट कर दूं। इतनी सारी इनकम बता दी, उनको एडजस्ट कर दूं जरा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सेल ऑफ गुड्स, है ना, या रेंटल इनकम किसी ने बोला था। बेटा हम रेंटल इनकम किस चीज से कमा सकते हैं? हम प्रॉपर्टी को किराए पर देकर कमा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी जो हम किराए पर देंगे उसमें हम लोग क्या क्या रेंट पर दे सकते हैं? ऑफिस दे सकते हैं, घर किराए पर दे सकते हैं, अपने कोई जमीन है उसको किराए पर दे सकते हैं, है ना। या प्रॉपर्टी से अलग मेरे पास कोई मशीन है, मैं उस मशीन को किराए पर दे सकता हूं। जैसे शादी होती है तो जनरेटर वगैरह किराए पे, पंखे वगैरह किराए पर दिए जाते हैं, है ना। तो कोई भी चीज किराए पर दी जा सकती है या नहीं? पक्की बात है। तो जो हमने चीज किराए पर दी है उससे हमारे को रेंट मिला, वो भी हमारी इनकम है या नहीं है? वो हमारी इनकम है। तो लॉ उसको यहां पे लिख के चलेगा, जैसे एक हो गया हमारा कौन सा हेड हो गया? सैलरी। ऐसे ही हमारा एक और हेड होगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसका डीपली एनालिसिस करना है वो मैं इन हेड्स में जाके करूंगा। अभी तो सिर्फ आपको मैं ऊपर हेलीकॉप्टर में बिठाकर बस ऐसे सैर करा रहा हूं कि देखो ये ऐसे ऐसे है।
सोचो जो चीज मुझे 2-2 घंटे के 12-13 लेक्चर्स में कंप्लीट करनी है, तो वो आज मैं अभी खड़े हो गए कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो आज तो सिर्फ आपको मैं ऊपर से घुमा रहा हूं, बेटा देखो ये कितना अच्छा है ये। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पे क्या है, इसको देख के ना हाउस प्रॉपर्टी को दिमाग में सिर्फ क्या चीज आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर। हमने घर को किराए पर दिया है, तो उससे जो इनकम आएगी रेंट की, वो कौन से हेड में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ओके बेटा, ये एक्चुअल में ना, जैसे आप लोगों के अपने घर में रूम्स होते हैं, घर तो पूरा ही आपका है, लेकिन आप लोगों ने ये भैया का रूम, ये भाभी का रूम, ये बहन का, ये वगैरह वगैरह ऐसे रूम बने होते हैं। ऐसे हमारे को कौन सी है इनकम किस हेड में डालनी है, ये वो हेड बने हैं। तो अगर आप घर को किराए पर दोगे, तो उससे जो किराए की इनकम आएगी वो कौन से हेड में जाएगी, कौन से घर की है, हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। हम लोग यहां पर वर्ड जरूर लिख रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन एक्चुअल में ये हेड का नाम जरूर हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो यहां पे ये पाएंगे वर्ड है बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। थोड़ा टिपिकल वर्ड है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। तो अभी क्या है, अगर हमने, आप सीधा सा समझ लो, कोई घर किराए पर दिया है, कोई बिल्डिंग किराए पर दी है, तो उससे जो भी रेंटल इनकम आएगी वो कौन से हेड में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। यानी अब आप सोचो, आपने, किसी ने अपना घर किराए पर दे रखा है या नहीं। अगर दे रखा है तो वो जो पैसा आता है ना, रेंटल इनकम मम्मी के हैंड्स में, वो कौन से हैंड में टैक्सेबल होता है, हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब जब मम्मी इस बार महीने का किराया नहीं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तारीख आ गई, किराया लेना ड्यू बनता होगा, तो बस जैसी मम्मी लें तो आप कह देना मम्मी आपके हैंड्स में ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। मम्मी को समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं वो कि बता क्या हो गया इसको। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए हमारे पास सेक्शंस हैं। ठीक है। इसके लिए जो सेक्शन शुरू होंगे वो सेक्शन 22 से शुरू करेंगे और सेक्शन 27 तक उसको लेके जाएंगे। ओके बेटा। तो 22 से 27। सर इसके बीच में सेक्शन 18 भी आ गया, 19 भी आ गया, 20 भी आ गया, 21 भी आ गया, वो कहां है, वो सेक्शंस नहीं है, डिलीट हो चुके। ठीक है। तो अब कोई सेक्शन आया, आके डिलीट हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि इनको ऊपर ऊपर कर दो। जैसे हम कोई 1, 2, 3 पॉइंट लिखते हैं ना, 1, 2, 3, 4, ये वाला पॉइंट कट गया तो सर एक काम करो 4 को 3rd बना दो, ऐसा नहीं होता। अगर कोई सेक्शन आया था, बाद में वो डिलीट हो गया, तो वो डिलीट की कैटेगरी में चला जाता है, लेकिन सेक्शन लिखा रहता है। ओके। तो अभी हमारे को क्या है, 15, 16, 17, ये कौन से हेड के सेक्शन से, हमारे सैलरी। 18, 19, 20 वगैरह डिलीट कर दो। उसके बाद हम लोग कहां आ जाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में, इस कैटेगरी। डन बेटा। अब इसके बाद हम लोग दूसरी इनकम पे आते हैं। अभी किसी ने बोला था सेल्स ऑफ गुड्स, बोला था। अब हम लोग, वो कौन सा हेड होता है, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस। तो बिजनेस करके आप जो काम करेंगे वो कौन सी कैटेगरी का रहेगा, पीजीबीपी, या मैं इसको भी लिख देता हूं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। यानी जो भी हमने अपना कोई बिजनेस करा, प्रोफेशन करा, उससे जो भी इनकम होगी वो कौन से हेड में जाएगी, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ओके बेटा, पीजीबीपी। अब यहां पे लिखा क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स। सर अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या वो इस हेड में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस। अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो लॉसेस में भी कवर होगा, मतलब लॉसेस भी उसमें आएंगे। प्रॉफिट है तो लॉस भी है। ऐसा नहीं होगा कि आप बात करें प्रॉफिट है तो आ जाओ, लॉस है तो जाओ, नहीं, प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है, सुख है तो दुख भी है। ओके,
तभी इसी में आएगा। अब आप ऐसे समझो, आप जब रास्ते से आते हो बहुत सारी शॉप्स होती हैं, वो सब जो प्रॉफिट कमाएंगे, वो जो प्रॉफिट होगा वो कौन से हेड में आएगा? पीजीबीपी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो आपके पास दो काम है, या तो आप जॉब करें, जॉब करेंगे तो सैलरी अर्न करेंगे, तो जो सैलरी आप अर्न करेंगे वो कौन से हेड में जाएगी? सैलरी हेड में। अगर आप अपना खुद का ऑफिस खोलेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? प्रोफेशन, आपकी वो प्रोफेशनल इनकम है, तो वो प्रोफेशनल इनकम कौन से हेड में आएगी? पीजीबीपी। समझ में आ गया बेटा? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी कौन सी इनकम है? प्रोफेशनल इनकम या सैलरी इनकम? प्रोफेशनल इनकम। तो ये मेरे कौन से हेड में आ जाएगी? पीजीबीपी। समझ में आती है बेटा ये वाली बात? हाँ जी बिल्कुल बेटा, अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो आपको वहां से जो सैलरी, जो अमाउंट मिल रहा है वो कौन सा अमाउंट कहलाता है? सैलरी, है ना? स्कूल आपका कौन है? एम्प्लॉयर, और आप कौन है? एम्प्लॉय, तो वो सैलरी हेड में। अभी आपका इस बात को दोबारा क्वेश्चन पूछना 5 मिनट बाद, इतना समझ में आता है? अब जितने भी इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, ये जॉब भी करते हैं, तो जॉब करेंगे तो कहां जाएंगे? और अगर अपना ऑफिस खोलेंगे तो पीजीबी। डन बेटा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अभी आपको दोबारा आंसर करूंगा। उसके बाद आप में से एक बच्चे ने बोला, अब जैसे आप देखो हलवाई की शॉप होती है ना, समोसे बनते हैं, कचौरी बनती हैं, है ना? अभी खाने पीने के शौकीन है तो क्या करें, तो उनकी कौन सी इनकम है? वो जो अपने दुकान खोल के सब समोसा जलेबी वगैरह बेच के कमा रहे हैं, पीजीबीपी। तो अभी अब जब आप रास्ते से जाओगे ना, बस बेटा बात मत करना, प्लीज बात मत करना, जब भी अभी आप रास्ते से जाओगे तो दुकान को देखते जाना, अच्छा पीजीबीपी। घर जाओगे, मम्मी ने किराया लिया, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी। किसी टीचर को ही देखोगे, अच्छा सैलरी हेड वाले हैं ये, है ना? ऐसे देख के एनालाइज करते रहो। फिर उसके बाद एक बच्चे ने कैपिटल गेन बोला था। अभी क्या है कि एक घर है मेरे पास, उसमें उसको मैं किराए पर देता हूं, तो मेरे को जो पैसा आता है वो क्या है? रेंटल इनकम। कौन से हेड की है वो? लेकिन बेटा क्या मैं उस घर को कभी बेच भी सकता हूं? मेरा घर है, मन था बेचने का, बेच दिया, एक ही घर था, बेच दिया। तो जो मैंने उसको बेचा, बेच के जो पैसा आया वो कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल गेन्स। मन में आ रहा होगा सर ये कैपिटल गेन क्या वाला है? ये अभी मत जाओ बेटा, ये एक एक लेक्चर, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 17 18 लेक्चर्स के चैप्टर है, सब एक एक वर्ड डिफाइन कर दूंगा बेटा, जो बोलूंगा एक एक वर्ड बताऊंगा क्या है। तो हमारे पास घर को बेचा, घर मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति, असेट बेचा, असेट, है ना? अच्छा एक सेकंड बीच में रोकूंगा। देखो बेटा अभी जब आप पढ़ रहे हो ना, तो जब मैं पढ़ता था तो मुझे कंफ्यूजन रहता था कि अकाउंट्स वाले सर आते हैं तो ये बोल के चले जाते हैं, दूसरे सर आए वो ये बोल के चले गए, ये वाले सर आए ये बोल के चले गए, किसकी बात को माने? अभी जैसे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, है ना? अभी जब मैं आपको अपने इस चैप्टर के लिए डेप्रिसिएशन सिखाऊंगा, आप कहोगे सर ये तो अकाउंट से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा, अकाउंट्स वाले सर ने क्या बताया था और आपने क्या बताया है। बिल्कुल बेटा, अकाउंट्स का रास्ता ये चलता है, इनकम टैक्स का रास्ता ये वाला चलता है। जो अकाउंट्स वाले सर बताएंगे ना, वो बात उनकी कहां तक के लिए रखिएगा आप? अकाउंट्स में। जो मैं बताऊंगा वो किसके लिए रहेंगी? इनकम टैक्स के लिए। तो सर फिर जब हम एक्चुअल में अपने लेजर अकाउंट्स खाते बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? सब सिखा दिया जाएगा आपको, सब ट्रेन कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है एक महीने का खाना आज ही खा लो, गोलगप्पे अच्छे लगते हैं तो एक महीने के आज थोड़ी ना खा लूंगा, रोज खाऊंगा धीरे धीरे। तो पीजीबीपी, तो हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची, इसलिए बोला असेट बेचे। असेट अगर मैं बेचूंगा, ठीक है, तो असेट अगर मैंने बेचे तो वो कौन से कैटेगरी के आ जाएंगे बेटा?
कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन बेसिकली आप क्या समझ सकते हैं कि अगर हम अपने कोई असेट्स सेल करेंगे तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां आएगा, कैपिटल गेन्स में। अगेन यहां पे हेड का नाम क्या है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, बट उसका मतलब ये मत निकाल लेना कि सर अगर लॉस हो गया तो फिर कहां जाएगा, कहां जाएगा, कैपिटल गेन। प्रॉफिट गेन इंक्लूड्स लॉसेस। ओके, अच्छा अब एग्जांपल लेते हैं, मेरे घर पे एसी है, क्या वो मेरा असेट है, मेरा असेट है। अगर मैं उस एसी को बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं, उसे बेच के जो मुझे प्रॉफिट आएगा वो कहां जाएगा, सबका आंसर आना चाहिए, सर्दी है सोने का मन कर रहा होगा, कैपिटल गेन्स में। समझ में आ रहा है, कहां आएगा वो, कैपिटल गेन्स में। स्कूटर, बाइक, कार हैं सब पे, आपका मन करता है उसको अगर सेल करने का, तो उसको सेल करके जो प्रॉफिट आएगा वो कहां जाएगा, समझ में आता है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि बेटा आप लोग क्या कहूं कि बिजनेस पर्सन है, अगर आपकी शॉप है एसी की, तब आप एसी बेच रहे हैं, है ना, तो वो कौन से हेड में आएगा, क्यों, क्योंकि उस समय वो हमारे किस कैटेगरी में आ गया, हमारे वो गुड्स की कैटेगरी है, वो मेरा असेट नहीं है। समझ में आता है बेटा। अच्छा, मेरा काम क्या है कि मैं हूं प्रॉपर्टी डीलर, या मेरे पे बहुत प्रॉपर्टी डीलर हूं और मेरे पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी जमीनें हैं। मेरा काम ही है जमीन बेचता हूं, फिर जमीन खरीद लेता हूं, फिर उसको बेच देता हूं, फिर दूसरी। तो क्या मैं ये असेट्स बेच रहा हूं अपने, ये मेरा रेगुलर नेचर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी मैं क्या कर रहा हूं, उसका ट्रेडिंग ही तो कर रहा हूं, खरीदता हूं, बेचता हूं, खरीदता हूं, तो उसका प्रॉफिट लॉस कहां आएगा मेरा। अब डिफरेंस समझ पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे ये फैन है, अगर अमित सर इस फैन को सेल करेंगे तो ये क्या है, सर का असेट है, तो सर के लिए कहां पे जाएगा। लेकिन अगर ये शॉप से जाके परचेज करूंगा तो डिफरेंस समझ में आ गया, नहीं आया। तो अगर मैं अपने कोई भी असेट्स सेल करूंगा, असेट्स है ना, अगर मैं उसको टैक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो मैं असेट ना बोल के क्या बोलूंगा, अगर मैं अपने कोई भी कैपिटल असेट्स बेचूंगा। अब सर ये कैपिटल असेट क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, वो समझनी पड़ेगी, बात की बात है। तो अगर मैं अपने सिंपल शब्दों में असेट्स बेचता हूं आज के लेक्चर के लिए, तो उसका मुनाफा कहां आएगा, कैपिटल गेन्स में। डन बेटा। तो हमारे को ये 4 हेड बताए हैं कि इन 4 हेड में ये वाली इनकम आएंगी। क्या इसके अलावा भी हमारे पे कोई और इनकम आ सकती है, जैसे कोई और इनकम बताइए जो इन 4 में ना आती हो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एफएम का लेक्चर हो गया, डेमो एफएम नहीं हुआ अभी, अच्छा वो सेकंड उसमें आता है ना, इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि आपने बोला ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट हो गया, हाँ, तो उसमें ही बताया जाता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सही बात है। अब ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट समझ आता है हम लोगों को, नहीं आता, आता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे समझिए आपकी बैंक में एफडी है, एफडी समझते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो मेरे पे 10 लाख रुपए पड़े थे ऐसी, मैं बैंक में गया, मैंने कहा इसकी एफडी करा दो, बैंक वाले ने कहा ठीक है 7% ब्याज देगा, तो मैंने बैंक में एफडी कराई, ये मेरा क्या था, इन्वेस्टमेंट था। उसने एफडी पर मुझे इंटरेस्ट दिया, वो मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन एफडी या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया बेटा। अभी आप बच्चे हो, मानो आपका किसी का पैटीज खाने का मन करने लगा, पैसे लाए नहीं थे, यार 10 रुपए उधार दे दे, 10% पे दूंगा, बता 10 के कितने देगा, चल 12 दूंगा। तो आपने वो इन्वेस्ट ही तो करा पैसा, 2 रुपए ब्याज के कमाए, तो उस पैसे पर भी क्या लगेगा, टैक्स। ये बच्चों में बहुत होता है ना, जब हम लोग छोटे थे
तो हम लोग, नहीं बेटा मैं तो बहुत करा करता था, मैं उसी बात को बता रहा हूं। अब जब हम छोटे थे ना, तो तब इतने पैसे से आजकल आपके फादर मदर देते ना, तब हमारे माँ बाप पैसे नहीं दिया करते थे। तब पैसों की बड़ी 2 रुपए की 1 रुपए की पैटीज आया करती थी। तो हम लोग जो आपस में फ्रेंड्स होते थे, हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे 2 रुपए, एक तू दे एक मैं देता हूँ, अठन्नी दे दे 50 पैसे। अब नहीं आते 50 पैसे, शायद आपने देखा भी नहीं होगा, देखा है। तो फिर जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था तो पैटीज उस हिसाब से डिवाइड होती थी। ये आलू वाला जो हिस्सा है ना, तूने एक दिया, चल ये तू ले ले, इधर वाला 50 पैसे 50 पैसे। तो ऐसे होता था। आज क्या होता है, आप शॉप पे जाते हो, पहले सब खा पी लेते हो, फिर कहते हो लाओ बिल दो, बिल पे करते हो और आ जाते हो, है ना। आज कोई ये नहीं पूछता कितने का है, क्या है, फलाना फलाना। हमारे टाइम में पूछा करते थे। अब बहुत टाइम चेंज हो गया। अब तो मेरा बेटा ही है, वो उसको कहना होता है ना, पापा पेन चाहिए 50 रुपए दे दो। मैंने कहा पेन कौन सा 50 का आ रहा है? पापा सबसे सस्ता लाया हूं मैं ये। मैंने कहा महंगा कितने का आता है? पता नहीं कौन से नाम बताता है, मेरा फ्रेंड है उस पे 100 वाला है। अब क्या क्या कहा जा सकता है। हम तो आज भी वही बेटा, वो 5 रुपए वाले पेन आते हैं वो यूज करते हैं। अच्छा नहीं ये 4 रुपए वाला हो गया बेटा, 3 वाला नहीं रहा ये। तो हाँ अच्छा, तो कोई नहीं, मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम आप ये मानिए, सिर्फ जो ऑफिस वर्क होता है, डिपार्टमेंटल वर्क होता है ना, मतलब डिपार्टमेंट, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट में जब हमारी हियरिंग्स होती हैं, तो उस समय तो मैं पेन बहुत अच्छा कॉस्टली कैरी करता हूँ, क्योंकि वो अपीलेट अथॉरिटीज जो होती हैं, वो मतलब एक स्टेटस वाली बात रहती है। अदरवाइज अपने ऑफिस में तो मैं सिंपल जो पेन होते हैं ना, बॉल पेन, वही 3 रुपए वाले 5 रुपए वाले, उनसे काम चलता है। तो खैर, तो ये आपको 4 हेड समझ आ गए। तो अभी एक हमारी कौन सी इनकम रह गई? इंटरेस्ट इनकम। और उसके अलावा बिल्कुल डिविडेंड इनकम हो सकती है। डिविडेंड इनकम क्या होती है बेटा? शेयर्स पे, है ना। तो हम लोग जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर्स पे हमारे को रिटर्न में क्या मिलता है? जैसे एफडी पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। डिविडेंड पे क्या शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड। डिबेंचर्स होते हैं, उस पे क्या मिलता है? तो ये इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब कहां है, कहां जाए ये वाली इनकम? तो बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी जो इन 4, बेटा स्पेलिंग कोई ना समझ आए तो बता देना, सर्दी की वजह से लिख नहीं पा रहा हूं। SOURCES। तो ये जो इनकम है, यानी जो इन 4 हेड में नहीं आएगी, वो कहां पे आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पक्का समझ में आ गया? अब बेटा जरा समझते हैं। मेरे को, मैं स्कूल में जॉब करता हूं, तो जो मेरे को सैलरी मिली वो कहां आ गई? सैलरी हेड में। अब मैं यहां अमित सर के साथ पढ़ा रहा हूं, तो इंस्टीट्यूट हमारा नहीं है, अमित सर का है, ठीक है। तो अमित सर अब हमारे को 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। या तो वो ये कहें कि हम आपको मंथली इतना अमाउंट पे करेंगे, इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी आप आइए एज एम्प्लॉय, पढ़ाइए और जाइए। एक तरीका ये है। तो यानी सर मेरे को क्या देंगे? सैलरी। तो वो मैं कहां टैक्सेबल कराऊंगा? सैलरी हेड में। लेकिन मैं कहता हूं नहीं सर, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं मंथली बेसिस पे नहीं आया, मुझे तो ये बताइए इतने बच्चे हैं, हमारा ये हिसाब है, वगैरह वगैरह। अब ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसका और अदरवाइज कोई वो ना निकाले। तो मैंने कहा, तो अब मैं एम्प्लॉय तो नहीं हूं, तो सर ने जो मेरे को पेमेंट किया वो मैं कौन से हेड में डालूंगा? पीजीबीपी, प्रोफेशनल इनकम। ओके बेटा, समझ आ गया? अब हम लोग घर में बैठ के ट्यूशंस पढ़ाते हैं ना, क्या वो सैलरी है? वो प्रोफेशनल इनकम भी नहीं कहते हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूशन इनकम। तो ट्यूशन इनकम कहां पे आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आ गया? अब अगर आप चाहें तो ट्यूशन इनकम को क्या पीजीबीपी हेड में ले जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं, मतलब इसमें कोई वैसा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या पसंद करते हैं? ट्यूशन इनकम को कहां ले जाएं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
अभी हम लोगों को बच्चों को एग्जाम्स देने हैं, तो सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कहां शो करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? ठीक। हाँ। अगर प्रोफेशनल है, हाँ कोचिंग कर रहा है, तो बिल्कुल आप बेटा उसको ट्यूशन इनकम मानते हैं तो यहां ले जाएं। आपको लगता है वो आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट्स है, आप यहां ले जाएं। आप जहां चाहें, आपके ऊपर है, ठीक है, आप शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मुझे यहां से जो पेमेंट मिलेगा, मैं कौन से हेड में लेके जाऊंगा उसको? पीजीपी। क्या मैं उसको ट्यूशन इसमें ले जा सकता हूं? हाँ बिल्कुल ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकता हूं, ठीक है। और बताओ बेटा, यहां से रिलेटेड कोई अभी डाउट मन में आ रहा हो? फाइल जो बच्चे प्रैक्टिकल में बनवाते हैं, हाँ, तो उसकी प्रॉफिट तो अदर सोर्सेस में या फिर पीजीपी फाइल्स में? जैसे आपका भी मानो प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, तो आप मेरे पास फाइल बनवाने आए। मैं बना रही हूँ। अच्छा, वो लिखने विखने के कुछ काम रहते हैं। अच्छा, आपने कहा होगा कि मैं एक फाइल का 1000 रुपये लूंगी, लाओ सारा लिख के फाइल बना के मैं तैयार कर देती हूँ। हाँ, तो वो कहाँ डालें बेटा? एक्चुअल में अभी आपको मैं ये नहीं कहूंगा आपको इस हेड में आएंगे। रीजन बीइंग, अभी आप प्रोफेशनल नहीं है, अभी आपके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि आप अपने आप को प्रोफेशनल बोले, ठीक है ना। तो अभी आप उसको अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करा, है ना। हालांकि अभी कराएंगे ही नहीं, अभी तो बताएंगे नहीं, मुझे ही तो बताने के लिए है, लेकिन वो यहां पे नहीं आएगी अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े होके, मानिए आप वो क्या कहते हैं उसको, पीएचडी कराने के लिए लिखी जाती है ना, थीसिस वगैरह लिखे जाते हैं, आप वो लिखने लगे, है ना, सबको पीएचडी कराने लगे, तो वो आपकी प्रोफेशनल इनकम है। देन आप उसको कहां पे लेके जाएंगे? पीजीपी, ठीक है, तब आप उसको यहां ले जाएंगे। प्लीज बेटा दिमाग चलाओ कि हमें और कौन सी इनकम हो सकती है, क्या आ सकती है, ये पूछ ले वो पूछ ले, है ना, ऐसे सोचो। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, टाइम हर समय हर पल चेंज हो रहा है। आपको आज डर उन लोगों से नहीं है जो आपके सीनियर हैं, वो आपसे पहले सीए बनेंगे नॉर्मल कोर्स में, ठीक है ना। आप लोगों को डर है आपके जो जूनियर्स हैं। आप यकीन मानिए बेटा, आज बच्चे इतने इंटेलिजेंट आ रहे हैं जिनको पढ़ने की इतनी चाहत है ना, कि वो ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। आप ध्यान रखना, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर आप एक अटेम्प्ट भी वेस्ट कर रहे हो, मेरी बातों को, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, एक अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप कम से कम 10,000 सीए से पीछे हो गए हो। यानी 10,000 जॉब में आपका नंबर था, आप वो 6 महीने के लिए पीछे हो चुके हो। हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अभी ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि हमारे पास ये वाले सारे हेड हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी कहां से आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में, हाँ हाउस प्रॉपर्टी से याद आया, अभी मैं अपना जनरेटर किराए पर देता हूं, जनरेटर सेट है मेरे पे, तो मैंने जो जनरेटर सेट किराए पर दिया, आपके हिसाब से वो किस हेड में आना चाहिए? इसमें तो हाउस प्रॉपर्टी यानी घर, बिल्डिंग को किराए पर दोगे तो यहां पे आओगे, है ना। कैपिटल गेन में कब आओगे? जब आप सेल करोगे। कैपिटल गेन में कब आएंगे हम लोग? जब असेट को सेल करेंगे। मेरे पास जनरेटर है, जनरेटर को अगर मैं सेल करूं तभी तो इस कैटेगरी में आऊं। तो मैं तो जनरेटर को किराए पर दिया है, तो उससे जो रेंटल इनकम आएगी बेटा वो कहां पे जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आ गया बेटा, नहीं आया? पक्का? चलो, तो मुझे लगता है ये हमारा हेड वाइज पूरा हुआ। तो हमारे पास टोटल कितने हेड्स हैं? 5 हेड्स हैं टोटल, ठीक है। पहला कौन सा है? इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर। जो इन 4 हेड में नहीं आएगा वो कहां आएगा? ठीक है। अभी क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, अभी शुरू ही कराए, आपके मन में बहुत सारी चीजें आएंगी
कि सर वो वाली इनकम कहाँ, हम कैसे पहचानेंगे कौन सी इनकम आएगी। ये तो चलो आपने कुछ बता दिए, हमने भी उस पर हाँ हाँ करके जो भी ये कह दिया, लेकिन कैसे करेंगे हम, मतलब कैसे होगा। आप परेशान मत हो, नोट्स को बनाया ही ऐसे गया है कि आपको जब चैप्टर एक एक करके पढ़ते जाओगे आपको सब समझ आता जाएगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने एग्जांपल्स रहेंगे, उतनी तरीके की इनकम्स होंगी जो आप सोच भी नहीं पाओगे, उससे बाहर पेपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। पूछना है? अच्छा लगा मुझे ऐसा। तो ये वाला हो गया यहां तक। अब बात यदि मैंने सेक्शंस लिखे नहीं, लिखूं या ये सेक्शन पीजीबीपी में होंगे सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक, ठीक है। ये यहां तक कवर है। प्रैक्टिकली आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये हेड पे प्रैक्टिस डिपेंड होती है कि आपका ये हेड कितने अच्छे से आपको आता है। सारी आपकी प्रैक्टिस इसी हेड से है। बहुत इंपॉर्टेंट हेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट ये हेड है। प्रैक्टिस ज्यादातर इसी पे घूमती है। सैलरी वाले वगैरह वगैरह ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सीए बन जाएंगे, सबसे ज्यादा काम आपको क्या आएंगे, ये दो है। कैपिटल गेन के जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 45 से शुरू होके सेक्शन 55 तक रन करते हैं। अदर सोर्सेस के सेक्शन 56 से शुरू होकर सेक्शन 59 तक चलते हैं। ओके बेटा, तो आप देखो पहले ही लेक्चर में आपने 15 से लेके 59 सेक्शंस पढ़ लिए। तो ये बेटा आपको मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से घुमा दिया है कि इस हेड में ये वाला सेक्शन, इस हेड में ये वाला, इस हेड में ये वाला। ओके, 5 हेड हो गए, इनके कौन से सेक्शंस हैं ये हो गए। ये सारा सेक्शन कराते कराते 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि अगर आपका ये स्ट्रांग हो गया ना हेड, तो आप ये मानो आप बिल्कुल मजबूत हो चुके हो टैक्स में। उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ये हमें समझ में आ गए तो फिर उनमें टाइम नहीं लगेगा। तो हमें अपना सारी मेहनत इन हेड्स में लगानी है। इन हेड्स को करते करते मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, सर कैसे पूरा होगा, बाकी इतने सारे चैप्टर्स हैं। फिर वही यही चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स अच्छे से आते हैं तो बाकी चैप्टर्स को तो फिर मैं 1-1, 2-2 लेक्चर्स में पूरा करूंगा। ओके, यही मेन चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर ये समझने हैं। छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। एक बार हम लोग ये सोच लेते हैं ना कि लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में है, जाके कल देख लेंगे, बेटा कल कभी नहीं आता। और आपने बिना पुराना लेक्चर देखे अगले लेक्चर में बैठ गए तो आपको ऐसा लगेगा कभी मैं इस लेक्चर में आया भी था इस क्लास में नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है टैक्स के साथ, है ना। तो प्लीज छुट्टी नहीं। चलो ये मैं रब कर सकता हूं क्या? अब इसके बाद सुनो बेटा, ये तो हमारा क्या था कि मैं कहां से पैसा कमाऊंगा। प्लीज बात नहीं करो। ये हमने क्या पढ़ा कि हम कहां से पैसा कमाएंगे। अब आप अपने आप मन में सोचते रहना हमारे को इनकम कहां कहां से हो सकती है और वो होगी तो किस हेड में जाएगी, ठीक है। कोई भी असेट को सेल कर दोगे वो कहां चला जाएगा? कैपिटल गेन में। लेकिन अगर वो असेट ना होकर हमारे बिजनेस का आइटम है, बिजनेस के गुड्स हैं, तो वो कहां है? पीजीबीपी में। ओके, बिल्डिंग को लेट आउट कराए तो वो हमारी कहां पर है? हाउस प्रॉपर्टी में। सैलरी है तो सैलरी में ही, और जो इन 4 में नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डन बेटा, आइए नेक्स्ट। अब बेटा हमारे पास एक डेफिनेशन आती है पर्सन। अब बात क्या चलेगी कि पहले तो हमारा क्वेश्चन, पहले तो हमारी क्या चीज आई कि हम पैसा कहां से कमाएंगे। कहां से कमाएंगे समझ में आ गया। अब कमा लिया तो कौन लोग हैं जो उस पर
टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स जो पे करेगा वो कौन है बेटा? पर्सन्स। कौन है? पर्सन्स। पर्सन्स इंक्लूड्स, इंक्लूड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सुना है कभी आपने? बादलों से घिरा हुआ ये वर्ड सुना है, इंक्लूड्स। अब इसे ऐसे देखेंगे, हाँ देखा तो है ये, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, क्या पता क्या हो ये वाला, है ना। हमें सिंपल इंक्लूड 10 बार बोलते हैं, है ना। और बस मैंने इसको बादलों से घेर दिया तो हाँ कुछ तो है भाई, ऐसा नहीं है। इंक्लूड्स क्या होता है ये? खुसर खुसर शुरू, जो टैक्स देने के लिए लायक। अभी बताता हूं इसका मीनिंग क्या होता है इंक्लूड्स का। ना ना ना, ऐसे तो बिल्कुल ही मत बोलो बेटा। 2-3 तरीके के टैक्स में तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा हमें। स्पेसिफिक है, और जो नहीं लिखूंगा वो नहीं जाएगा। सिंपल। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, है ना। अभी पर्सन को आप लोग क्या समझ लेते हैं? हम लोग पर्सन ही तो हैं। टैक्स में लिखा है पर्सन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करेगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन? जिसकी शादी ना हुई हो, अकेला, ऐसा है। एक पर्सन, एक इंसान, एक अकेला इंसान। बताओ एक इंडिविजुअल के कितने डेफिनेशन है? तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा HUF, पूरा लिखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके। पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, पर्सन इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म्स। ओके। और हाँ सब हो सकती है। लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, AJP। लिख लिया? मतलब अभी कर हो गया बेटा। अब ये क्या है? पर्सन इंक्लूड्स ये वाले व्यक्ति, ठीक है। पर्सन इंक्लूड्स ये वाले व्यक्ति। अभी एक एक को समझेंगे। आज पहले इंडिविजुअल के बारे में चर्चा करेंगे और इंक्लूड वर्ड को समझेंगे। अब क्या है, जैसे एक बच्चे उसने बोला सर LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो कहां है? वो पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूड्स LLP, है ना। कंपनी में इंक्लूड्स प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, फलाना 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 सब, ठीक है। वो सारी हमारी कहां पे कवर हो गई बेटा? सुनो सुनो, वो सब हमारी कहां पे कवर हो गई? इसमें, कंपनीज। सबको भी डिफाइन करेंगे। अब क्या है, पहले मुझे 2 वर्ड बताने हैं आज के लेक्चर में, एक इंक्लूड वर्ड और एक इंडिविजुअल वर्ड।
तो इन्होंने लिखा है पर्सन इंक्लूड्स। अब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया पर्सन, पर्सन डिफाइन पर्सन। अब आप लोग क्या करेंगे, पर्सन इंक्लूड ना लिख के लिखाएंगे पर्सन मीन्स, या पर्सन मीन्स एंड इंक्लूड्स। अपनी आपकी अलग थ्योरी चलेगी, है ना। और फिर कहोगे सर टीचर ने नंबर क्यों काट लिए, हमने लिखे तो थे, ये लिखा तो था ये मीन्स, पर्सन मीन्स। नहीं बेटा, इस वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहां पे, ऐसे थोड़ी ना लिख दिया। लॉ में अगर एक वर्ड लिखा है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये बात बोल के कई बार मैं फंस जाता हूं, क्योंकि आप लोग हर चीज में ना फिर बिल्कुल डीपली एनालिसिस करना शुरू कर देते हो, ऐसा लिखा है तो क्यों। और फिर मैं उसको कहता हूं बेटा इसका नॉर्मल मीनिंग है ना सर, लिखा है तो आपने ही बताया था कि इसका कुछ तो मीनिंग होगा। फिर मैं फंस जाता हूं, बेटा जहां उसका वैसा मीनिंग होगा तो मैं वैसा भी बता दूंगा, है ना। लेकिन जहां उसको स्पेसिफिकली पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है, वो अलग है, और जहां उसको नॉर्मल पढ़ना है वो अलग है। इसलिए मैंने वो इररेलेवेंट बात पहले कही थी कि जहां बेटा मैं कहूंगा इररेलेवेंट, प्लीज मानो ना इररेलेवेंट। तो इंक्लूड का मतलब है कि पर्सन से हम लोग टैक्स लेंगे, लेकिन पर्सन कौन है उन्हें डिफाइन तो करो, वरना हमें क्या पता कौन है पर्सन। तो लॉ ने डिफाइन करा कि ये वाले हमारे पर्सन हैं, आप इनसे टैक्स ले सकते हो, ठीक है, इनसे टैक्स मांग सकते हो, आपका अधिकार है। जैसे एग्जांपल, आप सब बच्चों को मैंने यहां पे खड़े हुए ऐसे देखा, सब आप नीचे खड़े थे, है ना, आपने अपने 10-15 दोस्त भी बुला रखे थे वैसे ही। अब मेरा फीस मांगने का हक किससे है, आप बच्चों से ही तो है, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहूंगा नहीं फीस तो देनी पड़ेगी, ऐसा होगा। मानो आप आज पढ़ के गए, आप जाने के बाद लगा नहीं मैं नहीं पढ़ना इनसे, मैं फिर भी नहीं फीस तो देनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है क्या। आप मेरे दायरे में जब आओगे तब ही तो आपसे मैं फीस कलेक्ट करूंगा, समझ में आता है, अभी समझा तो उस बात को। तो लॉ ने डिफाइन किया पर्सन वर्ड को, कि पर्सन कौन है, ये वाले। अब आप इससे अलग अगर कोई और व्यक्ति निकाल के ले आए, मान लो आपने कोई एक और नई चीज बना दी, ये भी पर्सन है, तो क्या मैं उससे टैक्स मांगू या ना मांगू, क्यों ना मांगू, क्योंकि उसने इसमें इंक्लूड, बात समझ पा रहे हो, बस यही आपने गलत बात बोली है। लॉ ने क्या लिखा है, पर्सन इंक्लूड्स, कि ये हम शामिल कर रहे हैं, इसके अलावा जिन्हें शामिल नहीं किया और आप उनको लेकर आ गए, तो हम तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हमें लगता था कि आपको पता है ये पर्सन है, इसलिए हमने नहीं लिखा, लो अब ले आए हो तो उसको भी लिख देते हैं, समझ में आ गया। यानी इंक्लूड लिख के लॉ ने अपना दायरा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, कि जो लिखे हैं वो तो हैं ही हैं, और जो नहीं लिखे वो लॉ ये मान के चलता है कि आपको पता है कि वो तो पर्सन है, उनसे तो टैक्स लेना ही है, तो इसलिए हमने लिखा नहीं, समझ में आ गया। यानी इंक्लूड्स में दायरा क्या होता है, बड़ा होता है, समझ में आ गया। इंक्लूड्स ये तो हैं ही हैं, और जो नहीं लिखे हैं वो तो हैं ही, समझ में आ गया। आप क्या करके आते हो एग्जाम में, पर्सन मीन्स, मीन्स का मतलब होता है जो लिखा है बस वही है, उसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, समझ में आ गया। अब आप टेक्निकली सोचो, आप मीन्स लिख के लॉ की डेफिनेशन को गलत कर देते हो या नहीं कर देते हो। मतलब लॉ कहना चाह रहा है जो लिखा है वो तो है, उससे अलग जो नहीं लिखा है वो सब, आप कहते हो मीन्स लिख के जो लिखा है बस ये, आपने तो सारी चीज ही कायनात चेंज कर दी, गलत है, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, पर्सन की डेफिनेशन के साथ जब लिखा जाएगा तो क्या आएगा, इंक्लूड्स। डन बेटा, पर्सन इंक्लूड्स ये। अब इसमें पहले हमारे इस लेवल पे जो टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, जो हमें सीखना है वो किसका सीखना है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ओके बेटा, अभी आपको समझ में आया पर्सन हमारे पास कौन कौन से हैं, लिखा दिए मैंने, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी,
पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। बेटा समझ में आ गया नहीं आया? अब उन पर्सन्स में से हमने किसको उठा लिया? इंडिविजुअल को। अब इससे पूछेंगे कि इस व्यक्ति के लिए क्या नियम बने हैं टैक्स देने के। तो सबसे पहले इंडिविजुअल में, ये इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल को डिफाइन करेंगे, कौन है? तो लॉ लिखता है इंडिविजुअल है नेचुरल ह्यूमन बीइंग। लिख दिया उन्होंने इंसान, ह्यूमन बीइंग, है ना? अगर ये ना लिखता ना ह्यूमन बीइंग, तो इंडिविजुअल तो जानवर भी है, उनसे भी टैक्स लो। अब यहां बेटा गाय कवर हो जाती, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था। अगर ये यहां डिफाइन नहीं करता ना इंडिविजुअल को, तो फिर वो तो मालिक पे पैसा गया, उस पे पैसा गया, वो कुछ नहीं होता। आपने कमाया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहां उन्होंने क्या लिखा है? ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान। नेचुरल ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग। समझ में आता है? ये वाले इंसान। अब ऐसे नहीं, वो कौन सी मूवी आई थी वो चिट्ठी वाली, कौन सी थी? रोबोट, है ना? ये तो ये भी इंसान है, पकड़ो इसे, वो भी टैक्स देगा? नहीं, वो कवर नहीं करेगा। सिर्फ कौन है? नेचुरल, जो भगवान ने हमें बना के भेजा है, हम लोगों को ही नेचुरल कहा जाता है, इंसान। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? नेचुरल ह्यूमन बीइंग। इनसे टैक्स लिया जाएगा। ओके बेटा? अब ये भी हमारे दो कैटेगरी के होते हैं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल, है ना? तो अब बात यह है कि क्या टैक्स रेट मेल फीमेल के लिए अलग है? अलग अलग तरीके से टैक्स लगता है इन लोगों पे। पहले अलग अलग था, इसलिए हम लोगों को यह अलग करना पड़ा करता था। आज के टाइम में मेल फीमेल एक ही कैटेगरी में कवर होते हैं, उनके स्लैब रेट सेम है। तो आप नेचुरल ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स एक ही तरीके से दोनों से लिया जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन मेल फीमेल को भी आगे 3 कैटेगरी में बनाया गया है। अब देखो, मैंने जैसे कहा ना 3 कैटेगरी, दिमाग में बहुत सारे घोड़े दौड़े होंगे, है ना? हाँ, अब ये क्या है? तो बेटा प्लीज ध्यान दो, यहां पे कहा कि अगर किसी व्यक्ति की एज 18 प्लस, है ना, 18 to 60, है ना, 18 to अभी लिखना नहीं है, ये 18 to 60 मैंने नहीं बोला, किसी ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ रिपीट कर रहा था। तो 60 साल या उससे ज्यादा, ठीक है? अब प्लीज सुनो, इसको मैं समझाऊंगा कल, बस आज थोड़ा सा लिख रहा हूं, मैंने लॉ की लैंग्वेज भी नहीं लिखी है यहां पे अभी आप समझ लो बस। अगर किसी, आप फाइनेंशियल ईयर वर्ड समझते हो? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 तक। तो अगर किसी व्यक्ति की एज किसी साल में 60 साल हो गई है, यानी कोई ऐसा ईयर तो आएगा जिस साल आप कितने के हो जाओगे? 60 के, ठीक है? हम उस पूरे साल को क्या मान के चलेंगे कि जैसे आप कितने साल के हो? 60 साल के। प्लीज दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। अभी हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1/4/2022 से लेकर
ये वाला साल चल रहा है बेटा। इस साल में कोई ना कोई एक डेट ऐसी आती होगी जब आपका बर्थडे होगा, आती है। उस डेट पे मान लो आप 60 साल के हो गए। एग्जाम्पल ले लेता हूं, 17/12/2022 आप में से किसी का बर्थडे है एग्जाम्पल, और इस तारीख को आप कितने साल के हो गए? 60 साल के। आप एज्यूम कर लो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर ये डेट नहीं समझ में आ रही है आप इस तारीख को, बेटा बेटा बात मत करो प्लीज, इस तारीख को आप कितने साल के हो गए? 60 साल के। यानी कहने का मतलब यह रहा कि इस तारीख को और इसके बाद आपकी एज क्या रही? 60 साल या उससे ज्यादा। और 16 तारीख तक आपकी एज क्या रही? 60 साल से कम। समझ में आ गया? महसूस कर लो आंख बंद करके आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जिस दिन बर्थडे आया है इस साल में, तो उस डेट को और उसके बाद आप कितने के हो गए हो? 60 साल या उससे ज्यादा के। और उस डेट से पहले आप कितने के थे? 60 साल से कम। समझ में आ गया? यानी एक साल तो ऐसा आएगा जहां पे क्या गड़बड़ हो रही होगी कि पार्ट ऑफ द ईयर, साल के कुछ समय आपकी एज क्या रही होगी? 60 से कम। मैं 59 नहीं बोल रहा हूं, नहीं, मैं जान पूछ के बेटा, मैं लॉ को बोल रहा हूं, इसलिए मैं 59 नहीं बोल रहा। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है जहां पे आप क्या हो? 60 से कम। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है जहां आप 60 साल या उससे ज्यादा हो। समझ में आ गया? तो लॉ लिख रहा है कि जिस साल आप 60 साल के हो गए हो, हम उस पूरे साल को यह मानकर चलेंगे कि जैसे आप पूरे साल कितने के थे? 60 साल, भले ही आप कुछ समय क्या रहे थे? 60 से कम के। समझ में आ गया? अब अभी इफ बट नहीं, अभी नहीं, अभी एक सेकेंड बेटा जी, सुन लो, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जिस साल आप 60 साल के हो गए हैं, उस पूरे साल में ही आपको क्या मानना पड़ेगा? कि जैसे आप 60 साल के ही थे शुरुआत से, भले ही उस साल कुछ समय आप क्या रहे थे? 60 से कम के। समझ में आ गया नहीं आया? पक्का? तो एक कैटेगरी हमारी कौन सी बनी है? 60 साल या उससे। पक्का? फिर एक साल ऐसा भी आएगा जब आप कितने के होंगे? लेकिन उस साल में क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ समय तो 80 से कम के होंगे और कुछ समय 80 या उससे। लेकिन हम क्या मान के चलेंगे? जैसे आप पूरे साल क्या थे? 80 के। बेटा समझ आ गया आपको या नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? तो लॉ लिखता है अगर आपकी एज कितनी है? 80 साल या उससे ज्यादा, तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो? इस वाली थर्ड कैटेगरी में। ओके? अगर आप 60 साल या उससे ज्यादा हो तो किस कैटेगरी में आ गए? सेकंड। एक चीज बताओ बेटा, मैंने 60 साल या उससे ज्यादा लिखा है, तो क्या जिस साल आप 80 के हो गए आप इस कैटेगरी के आ गए या इस कैटेगरी? समझ में आ गया? पक्का? यहां एज अप टू 60 इयर्स का मतलब क्या है? यहां मैंने क्या लिखा है? 60 इयर्स और मोर। यानी यहां पे कौन से वाली कैटेगरी कवर है? जिसकी एज कितनी रही होगी? जो 60 का हो गया वो तो यहां आ गया। यानी आप यहां पे कब तक रहे होगे? 59 तक। समझ में आ गया नहीं आया?
जिसकी, ये लॉ इसको कैसे लिखेगा, लॉ लिखेगा जो इस कैटेगरी में कवर नहीं हुआ, जो इस कैटेगरी में कवर नहीं हुआ वो किस कैटेगरी में कवर हो गया, फर्स्ट वाली कैटेगरी। समझ में आ रहा है? यहां पे कौन कवर होगा, जिसकी एज 60 साल हो गई वो कवर हो जाएगा। लेकिन 60 साल जब आपके होंगे, वो साल कैसा साल रहा होगा, बोलो, जिसमें पार्ट ऑफ द ईयर आप क्या रहे होगे, 60 से कम के, और पार्ट में 60 या उससे ज्यादा के। लेकिन हम उस पूरे साल को क्या मान के चलेंगे, यानी अगर आप इस कैटेगरी में कवर नहीं हुए, इसमें कवर नहीं हुए, तो आप किस में कवर होगे? ओके, समझ में आ गया? अभी कोई इसमें डाउट पूछना है आपने? आपका कुछ डाउट आ रहा था? हाँ, अगर मानिए आपका बर्थडे बेटा 30 मार्च को है, तो आप 30 मार्च 2023 को कितने के हो गए, 60 साल, ठीक है। लेकिन हमें पूरे साल क्या मानना पड़ेगा, जैसे आप पूरे साल क्या थे, 60 साल के। ओके, इतना समझ में आता है?